हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी प्रधान शिक्षक से संबंधित यह शिक्षा शास्त्र का अगला प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग जो है विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे, वाइगोस्की, कोहलवर्थ, थॉर्नडाइक, उनसे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक एक करके देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। यानी कि यह निरंतरता का सिद्धांत है, या फिर अंतः संबंध का सिद्धांत है, या अंतःक्रिया का सिद्धांत है, या फिर यह एकीकरण का सिद्धांत है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत है। यानी पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी जो वृद्धि एवं विकास के जो अवस्थाएं बांटा गया है, जिसमें जो है 0 से 2 वर्ष का अवस्था को शैशवावस्था रखा गया, फिर उसके बाद जो है बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 वर्ष को उत्तर बाल्यावस्था, फिर 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था, फिर जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था है। तो इसमें जो बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते हैं वह है किशोरावस्था। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आपसे छूटे नहीं, आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां क्या करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि जब हमें अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए, यानी हमें सेवा के दौरान अगर प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, तो फिर वहां हमारा कार्य होगा कि अनुभवी जो अध्यापक होंगे उनसे हम सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, ताकि नई नई जो शिक्षण की कला है, कौशल है, उसको सीख सके, जिससे हमें जो है अधिगम प्रतिफल बेहतर प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत चालक, उद्दीपक, उद्दीपन और प्रेरक, यानी ये सभी जो है प्रेरणा के स्रोत में आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रेरणा का प्रमुख स्थान कहाँ है। तो प्रेरणा का जो प्रमुख स्थान है उसमें लक्ष्य की प्राप्ति शामिल है, चरित्र का निर्माण शामिल है, तथा सीखने के में भी शामिल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रेरणा के जो प्रमुख स्थान है उसमें से इस ऑप्शन के सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं छठा नंबर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर छठा है कि अपने विचार में विद्यालय में छात्रों को शैक्षिक भ्रमण का प्रबंध करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इससे, यानी बच्चों के लिए जो शैक्षणिक भ्रमण का अवसर है ये क्यों प्रदान किया जाना चाहिए। तो छात्रों को कुछ दिन विद्यालय नहीं आना पड़ता है, छात्र और अभिभावक प्रसन्न होते हैं, अध्यापक कुछ दिन तक कक्षा शिक्षण से मुक्त रहते हैं, या फिर इसका ऑप्शन नंबर डी सबसे करेक्ट आंसर है कि छात्रों को प्रत्यक्ष संपर्क से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यानी जब हम छात्रों को भ्रमण के बारे में ले जाते हैं, फिर वहाँ बच्चे जो है डायरेक्ट जो जिस चीज़ के बारे में हम उन्हें पढ़ाते हैं किताबों में, उन्हें देख करके वो बेहतर ढंग से सीख पाते हैं, तो उससे प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जिससे उन्हें ज्ञान में जो है अवसर मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि यदि आपकी कक्षा का एक छात्र कुछ हकलाने के कारण झेपता है तो आप क्या करेंगे। तो इस अगर कोई बच्चा हकलाता है और या हकलाने के कारण अगर वह परेशान रहता है, तो फिर हमारा कार्य यह होगा, हमारा दायित्व यह होगा कि हम उसे स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर होगा कि हम ना उसे हकलाने पर टोकेंगे, या हम उसे ऐसा नहीं होगा कि हम उसे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हम उनसे जो है स्पष्ट बोलने के लिए हम प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विकलांग को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना है, क्योंकि विकलांग जो बच्चे या दिव्यांग जो बच्चे हैं उन्हें हमें सामान्य शिक्षा व्यवस्था में ही ये शिक्षित करना है, क्योंकि उन्हें सामान्य जीवन में अपने आप को समायोजित करना है। इसके लिए हमें उन्हें जो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था है उसी में हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आधुनिक समय में
बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और मशीनी जीवन ने प्रदूषण की समस्या को विकराल रूप दे दिया है। इससे निपटने के लिए विद्यालय में क्या करेंगे? तो इससे निपटने के लिए छात्रों को प्रदूषण रोकने के लिए सक्रिय सहयोगी की चेतना जागृत कराई जाए, या संगठित करके बागवानी लगाई जाए, या प्रदूषण निवारण पर भाषण प्रतियोगिता कराया जाए, या फिर विद्वानों की गोष्ठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि जो औद्योगिकीकरण के कारण मशीनों की समस्या से प्रदूषण की समस्या जो उत्पन्न हुई है, तो बच्चों को प्रदूषण से रोकने के सक्रिय सहयोग की चेतना जागृत करनी होगी, क्योंकि बच्चे जब उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो फिर वहाँ पर हम उन्हें अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि बच्चे स्वयं इस पर ध्यान देंगे कि प्रदूषण के जो कारण है उसे रोका जाए तथा उससे जो कम करने का उपाय है वो सोचा जाए। बच्चे करने के खुद जागृत रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन किसका है? एक बार फिर से यह कथन सुनिए कि बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिव्यक्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है यह डॉक्टर एस चौहान महोदय का है। ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? फिर से सुनिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है यह स्टीफन महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, तथा आप अगर उत्तर हमसे पहले कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके उत्तर भी बताते चलेंगे, और अंत में आप जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप कर पाए हैं, ताकि इससे जो है स्वयं का मूल्यांकन भी संभव हो पाएगा कि अपनी तैयारी कितनी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। यह कथन किसका है? परामर्श का उद्देश्य है कि छात्र की अपनी विशिष्ट योग्यताओं और उचित दृष्टिकोण का विकास करने में समाधान में सहायता देना। तो यह कथन जो है 12वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है कि जेसी अग्रवाल जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क के से कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? कि बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है, जैसे टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके और उसका संबंध मस्तिष्क से कर देता है, यह सुप्त अधिगम का है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा शिक्षण में बालक को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि बालक की अधिक का अधिक कमियां को हमें ढूंढना है, या बालक से कठिन अभ्यास कराना है, या बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना है, या सभी बालक को समान रूप से शिक्षा देना है। तो सभी बालक को समान रूप से तो शिक्षा देना ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह ध्यान रखना है कि बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसको माना जाता है? जी 15वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगम की सफलता का सबसे जो मुख्य आधार है वो कौन है? तो इसका सबसे सही दंड एवं आरोप गलत होगा। पुरस्कार एवं प्रशंसा या फिर लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। तो अधिगम की सफलता का जो सबसे मुख्य आधार है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लक्ष्य की प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जो है यह उससे ये बनेगा, यानी अधिगम की सफलता का मुख्य आधार बनेगा। अधिकारी बनने की इच्छा, तो वह अधिकारी बनना एक उसका लक्ष्य होगा। उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो जितनी इच्छा शक्ति मजबूत रहेगा, जितना वो फिर आसानी से हमें अधिगम का प्रतिफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों पर महत्व दिया जाता है वो कौन सा है? तो प्राथमिक कक्षाओं में जो सीखने की विधि है वह है कार्य विधि, यानी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड से करके सीखने के तरीका से जो है वहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में सीखना आसान रहता है, क्योंकि बच्चे
के पास जो पूर्व से ज्ञान होते हैं और वहाँ पर बच्चे जब करके सीखते हैं तो फिर उनका वो आत्मसातीकरण करते हैं। तो कार्य विधि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम क्या कहलाता है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं या फिर उसको स्पर्श करते हैं, छूते हैं, तो फिर उस प्रकार से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाएगा, यानी डायरेक्ट जो है मेथड हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो कौन सा है। तो पावलोव महोदय के द्वारा जो है अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है, इस 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि अनुकूलित अनुक्रिया, यानी अनुक्रिया के द्वारा जो है जो देखते हैं देख करके सीखने की क्रिया के द्वारा जो है वो ये करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जी, कोहलर के अधिगम सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत है, या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो कोहलर का जो ये सिद्धांत है वह उद्दीपन एवं अनुक्रिया का सिद्धांत है, जिसके तहत क्या है कि बाहरी उद्दीपन के जरिए जो है अनुक्रिया कराया जाता है। कि जैसे एक जानवर को पिंजरे में बंद करके रखा जाता है और फिर जब उसे जो है घंटी बजा करके खाना प्रस्तुत किया जाता है, तो जब भी घंटी बजती है और घंटी बजने के फौरन बाद जो है उसे खाना दिया जाता है, तो ये बाहरी उद्दीपन है और उसके बाद उसे भोजन मिलता है। लेकिन उसके पश्चात एक दिन क्या होता है कि भोजन मिलने से पहले उस जानवर से के ज़बान से लार टपकने लगता है। एक दिन जो है वो खाना जानवर को नहीं दिया जाता है, बल्कि सिर्फ घंटी बजा के छोड़ दिया जाता है, लेकिन उससे वजह से उसके ज़बान से लार टपकने लगता है। यही उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत जो है या कोहलर के अधिगम का सिद्धांत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो जब किसी व्यक्ति का जो अवलोकन है वो निश्चित परिस्थिति में किया जाता है तो वो कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। यानी एक अगर हम उसे बिना बताए अगर उसका अवलोकन कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर, लेकिन अगर एक निश्चित कंडीशन के साथ उसका अवलोकन कर रहे हैं तो वह अवलोकन जो है वह नियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। जी, इसका सबसे सही उत्तर है 21वां नंबर प्रश्न के लिए कि व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता तथा स्थलाकृति पक्ष का अध्ययन जो है वो फ्रायड महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। यानी जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक महोदय है उनके अधिगम सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत यानी रीइंफोर्समेंट का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया है कि गलती करके फिर जो है कोशिश करता है, कोशिश करके गलती करता है, गलती करके फिर सीखता है। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्यक्ति के संबंध समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं में सम्मिलित स्वरूप है। यह किसका कथन है कि व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दिशाओं का सम्मिलित स्वरूप है। इस 23वां का ऑप्शन नंबर सी यह लीटन महोदय का है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्यक्तित्व जो है आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है, यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है। व्यक्तित्व जो है वो आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। इस 25वां का जो करेक्ट आंसर है यह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि यह मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है। थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो है व्यक्ति को इन्होंने किस आधार पर बांटा है। प्रभुता और अधीनस्थ पूर्ण आधार पर, चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, या फिर कठोर हृदय और कोमल हृदय के आधार पर। तो इस 25वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी के चिंतन व कल्पना के आधार पर इन्होंने बांटा है। अगले
प्रश्न की ये व्यक्तित्व एवं 24वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि दार्शनिक दृष्टिकोण है। 25वां के लिए जो है ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक महोदय ने बांटा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो है वह कैसा होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है, या आत्मकेंद्रित है, या दूसरों के समक्ष कम बोलता है। तो इसका सही उत्तर है कि जो सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है, बहिर्मुखी व्यक्ति के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्म निर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी विधि है। जी 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जिस विधि के द्वारा बालकों को आत्मनिर्देशन के माध्यम से हम बुरी आदत छुड़वाने का प्रयास करते हैं वो आत्मनिर्देशन विधि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होता है। यानी हर एक जो बच्चे हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें सभी बच्चों की अलग अलग योग्यताएं होती है। कोई बच्चा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो यह जो योग्यता है उस बच्चे की यह किस कारण होती है, यह इस योग्यता का क्या आधार है। तो यह जो योग्यता है बच्चों की, इसका जो करेक्ट आंसर है 28वां नंबर प्रश्न का कि यह उसके अभिरुचि के कारण होता है कि बच्चा किस चीज़ में ज़्यादा रुचि ले रहा है। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की वो अधिक रुचि लेगा उस सब्जेक्ट में वो अच्छा करेगा और फिर वो बनने में वह बनना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये अभिरुचि के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म एवं अमूर्त प्रश्नों पर चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह कौन सी बुद्धि है। तो जिस बुद्धि के द्वारा जो है सूक्ष्म एवं अमूर्त प्रश्न, यानी जिसका बारे में मूर्त ज्ञान नहीं हो, तो वैसे प्रश्नों का, जैसे अगर हम लोग विज्ञान पढ़ाते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वह फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्रकार से आ जाएगा, तो वह जो है आ जाएगा अमूर्त के रूप में। तो इसमें जो है चिंतन और मनन द्वारा हल होता है। तो यह है अमूर्त बुद्धि ऑप्शन नंबर बी 29 का सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमूर्त बुद्धि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है कि सामान्य बुद्धि का बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाता है। यानी जिस बालक की जो बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है, इंटेलिजेंस क्वालिटी, अगर वो सामान्य स्तर की है तो वह बच्चा जो है बोलने का जो तौर तरीका है वो 11 महीने में बोलना सीख जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य बुद्धि का जो बच्चा है वो कितने दिन में बोलना सीखेगा, 11 महीने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। तो संवेगात्मक विकास की जो अवस्था है जिसमें शैशवा अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, बाल्यावस्था जो है वो 2 से 12 वर्ष की अवस्था है, किशोरावस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष, युवा अवस्था उसके बाद की अवस्था है। तो इसमें जो सबसे अधिक तीव्र परिवर्तन होते हैं बच्चों के उम्र में वह किशोरावस्था के उम्र में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यानी जो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति है, अनुकरण की प्रवृत्ति है, फिर अंतर्मुखी व्यक्तित्व है और संचय की प्रवृत्ति है, इसमें से कौन सी प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था की प्रमुख प्रवृत्ति में से नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो है यह बाल्यावस्था की प्रवृत्ति नहीं है। प्रबल जिज्ञासा है, अनुकरण है, वो जैसे देखते हैं बड़े को वैसे करके सीखते हैं, फिर संचय की प्रवृत्ति है, लेकिन जो नहीं है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह किस प्रकार का बालक है। यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 150 है यानी उसकी इंटेलिजेंस क्वालिटी आईक्यू 150 है तो वह बालक जो है वो प्रतिभाशाली बालक होगा, यानी वो अच्छे बुद्धि लब्धि का बालक माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा 33वां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की विशेष से किस मनोवैज्ञानिक को जाता है कि इन्होंने जो है इसके बारे में ये जानकारी दी है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ये सिगमंड फ्रायड है या फिर मैकडूगल है, स्टर्न है या कोहलर है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी स्टर्न महोदय जाने जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन क्या होता है। यह छात्रों के व्यक्तित्व का होता है या फिर छात्र के कौशल का
या छात्र के रुचियों का या फिर प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का। तो जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वह जो है किसी उद्देश्य को लेकर के जो हम उस पर इवैल्यूएशन शुरू करते हैं, तो वही प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति का जो हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, वही चीज़ इवैल्यूएशन के नाम से या फिर मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी हम अपने दिमाग से अपने ही कार्यों का अगर हम निरीक्षण कर रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा। तो यदि हम अपने दिमाग से अपने कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं तो वह आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाएगा, स्वयं का मूल्यांकन होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस 37वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि मनोभौतिक विधि में जो है वो उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सृजनशील छात्राओं की विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अत्यधिक प्रभावशाली है। तो इस 38वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर होगा कि सृजनशील छात्र छात्राओं की विशिष्ट शिक्षण हेतु जो है स्वदेश बढ़त के अवसर का परामर्श देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि प्राथमिक विद्यालयी बालकों में गत्यात्मकता कौशल विकसित करने में निम्नलिखित सहायक नहीं होते, यानी इनमें से कौन सहायक नहीं होता है। तो व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया ये सहायक होता है। अभ्यास जो है बार बार प्रैक्टिस ये भी सहायक है। हस्तलेखन सहायक है। अवांछित विश्राम सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 की बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर है कि यह अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही उत्तर है। दोस्तों अभी 40 प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी को देखे हैं। इसलिए हम आपसे अभी फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं हम लोग अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।